नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। देश में आए दिन कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है, जिससे देश के युवा गुमराह होकर गलत रास्ते पर अख्तियार हो रहे हैं। बढ़ते कट्टरवाद को लेकर भारत सरकार भी काफी चिंतित है। इसलिए गृह मंत्रालय ने कट्टरता की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन को मंजूरी दी है। साथ ही यूएपीए में बदलाव का भी सुझाव दिया है। प्रोफेसर जीएस वाजपेयी ने कहा कि कट्टरवाद पर वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाए। हमने प्रपोजल दिया और स्वीकार भी कर लिया गया है। हम पिछले 1.5 साल से इस पर अध्ययन कर रहे थे। उसी आधार पर कट्टरता पर स्टडी करेंगे। इस शब्द का अर्थ है कि मुख्य विचारधारा से खिलाफ जाकर जो लोग बहक रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि इसके आंकड़े हमारे पास हैं कि युवाओं को रिक्रिएट किया जा रहा है, जिसके लिए 500 वेबसाइट हैं जो ये काम करती हैं, जिसका बाकायदा मॉड्यूल भी है जिसमें ये स्टेट वाइज काम करते हैं, फिर वो परोक्ष रूप से शामिल होने लगता है। जीएस वाजपेयी के मुताबिक इस अध्ययन को जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल और असम जैसे राज्यों में केंद्रित किया जा सकता है, जहां से कट्टरपंथी घटनाएं सबसे अधिक सामने आती हैं। इन राज्यों में अध्ययन के लिए अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो ये पता लगाएंगी कि देश में कट्टरवाद का हल क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। वर्तमान में कानूनी प्रणाली में कट्टरता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर वाजपेयी ने कहा कि यूएपीए अधिनियम में परिवर्तन के बारे में भी सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। तो ये एक अहम खबर आज हमें मिल पा रही है। गृह मंत्रालय ने कट्टरता की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन को मंजूरी दी है। साथ ही यूएपीए में बदलाव का भी गृह मंत्रालय की तरफ से सुझाव दिया गया है। प्रोफेसर जीएस वाजपेयी ने कहा कि कट्टरवाद पर वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाए। हमने प्रपोजल दिया और उसे स्वीकार कर लिया गया। हम पिछले 1.5 साल से इस पर अध्ययन कर रहे थे। उसी आधार पर कट्टरता पर स्टडी अब की जाएगी। कट्टरता इस शब्द का अर्थ है कि मुख्य विचारधारा से खिलाफ जाकर लोग बहक रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि आंकड़े हमारे पास है कि युवाओं को रिक्रूट किया जा रहा है, जिसके लिए 500 वेबसाइट है जो ये काम करती है, जिसका बाकायदा मॉड्यूल है जिसमें ये स्टेट वाइज काम करते हैं और वो परोक्ष रूप से शामिल होने लगता है। इस स्टडी की 4 मुख्य बातें हैं। सबसे पहली तो यही कि यूथ इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से ये किया जा रहा है। तीसरा, परिवारों को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे किस दिशा में आगे जा रहे हैं। और चौथा, महाराष्ट्र में मॉडल देखा जिसमें वहां एटीएस पर अलग अलग तरीके से काम करती है, जिसके लिए सोशल वर्कर, साइकेट्रिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट और इस तरीके की अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं जो ये काम करती हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो युवा हैं वो कट्टरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए सबसे पहले हमारे साथ जितेंद्र वत्स राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है कि कट्टरता को लेकर अब अध्ययन किया जा सकता है। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी, अभी जो जिस तरीके से कट्टरवाद पूरे देश में जिस तरीके से फैल रहा है जी, उस पे सरकार को तो एक बार सोचने की आवश्यकता है और हमको लगता है कि बहुत देर हो गई। यह नियम बन जाना चाहिए था। सर, अध्ययन को मंजूरी दी गई है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस अध्ययन के बाद क्या कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, अपेक्षा की जा सकती है? हेलो जितेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अभी आइए, क्या पूछे आप? सर, मेरा सवाल ये है कि अध्ययन को मंजूरी दे दी है गृह मंत्रालय ने, तो अब मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि इस अध्ययन के बाद क्या कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? जी अवश्य। अब ये मंजूरी दी गई है तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होने की उम्मीद है। सर, आपके हिसाब से कट्टरवाद इतना क्यों बढ़ रहा है? क्यों युवा राह भटक रहे हैं? इसकी क्या बड़ी वजह आपके हिसाब से लगती है? एक बहुत बड़ी वजह है देश में बेरोजगारी। एक बेरोजगारी बहुत बड़ी वजह है, जिसके कारण बहुत आसानी से कोई भी युवाओं को बहला फुसला कर एक कट्टरवाद की तरह के राह पे उसको ले जाने में बहुत आसानी से उसको कट्टरवाद की तरफ मोड़ देता है।
ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि क्राइम घटे, इसलिए इस अध्ययन को मंजूरी दी गई है। क्या युवाओं को समझाना सरकार के लिए इतना आसान होने वाला है? क्योंकि कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं कि स्थितियां और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो क्या इस काल में सरकार ने जो इस अध्ययन को मंजूरी दी है, इसके बाद युवाओं को सही रास्ते पर लाया जा सकेगा? कोशिश किया जाएगा। अब लगता तो नहीं है कि इतनी आसानी से, जब तक देश में रोजगार नहीं बढ़ेंगे जी तब तक ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर, क्या इन तमाम जो घटनाएं कट्टरवाद की सामने आती हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? केंद्र की मानी जाए या फिर राज्य सरकारों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है? दोनों की होगी। किसी एक पे अगर दोषारोपण किया जाए तो संभव नहीं है, ये सही नहीं है। बिल्कुल, तो और इसमें राज्य राज्य सरकार और सरकारें केंद्र अपनी क्या सरकार, कुछ भूमिका निभा सकती है? राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा, राज्य सरकार स्वतंत्र है, अपनी तरफ से पूरा तरीके से भूमिका निभा सकती है। अगर कोई परेशानी हो, केंद्र से वार्तालाप करके। जी सबसे सबसे अहम और मुख्य जो मुद्दा है वह देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर दोनों सरकारें एक साथ अगर मिलकर काम करें और रोजगार क्रिएट करें तो हमको लगता है कि कट्टरवाद पे अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है सर, और ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कट्टरवाद सिर्फ एक धर्म विशेष तक सीमित है और इसे परिभाषित करने की इस समय कितनी आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए, कट्टरवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़ना उचित नहीं होगा। जी आज के समय में उसको लोग धर्म से जोड़ देते हैं, और जोड़ने का मुख्य रीजन एक होता है कि एक धर्म के लोग उस क्षेत्र में कुछ ज्यादा नजर आने लगते हैं। तो लेकिन मेरे नजर में उसको धर्म आधारित जोड़ना उचित नहीं। सर, और एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि परिवारों को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। वाकई में संबंधित जो परिवार होते हैं वो जानते ही नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में ये परिवारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसको लेकर काफी गलत तरीके से हो रहा है। इस पर आपका क्या राय है सर? जी, परिवार के जो उनके माता पिता हैं, हमारे समझ में अभी आपने ठीक कहा, लेकिन उसके माता पिता को यह देखना होगा कि उनके बच्चे किस तरीके से सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं या मोबाइल से कहाँ क्या किस तरीके से कर रहे हैं, उनको केयर तो करना ही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको हम बता दें कि अब अध्ययन किया जाएगा कट्टरवाद को लेकर। देश में आए दिन कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है, जिससे देश के युवा गुमराह होकर गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। बढ़ते कट्टरवाद को लेकर भारत सरकार भी काफी चिंतित है, इसलिए गृह मंत्रालय ने कट्टरता की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए अब अध्ययन को मंजूरी दी है। साथ ही यूएपीए में बदलाव का भी सरकार की तरफ से सुझाव दिया गया है। प्रोफेसर जीएस वाजपेयी इस अध्ययन की अध्यक्षता करेंगे। वो देखेंगे कि किस तरह से अध्ययन किया जा सकता है और इसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो उनके मार्गदर्शन में ही ये अध्ययन किया जाएगा। तो गृह मंत्रालय ने कट्टरता की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन को मंजूरी दे दी है। और ये माना जा रहा है कि पिछले 1.5 साल से जीएस वाजपेयी, जो कि प्रोफेसर हैं, वो इस पर अध्ययन कर रहे थे और अब आगे से परिभाषित करने का काम भी किया जाएगा। और जीएस वाजपेयी के अनुसार कट्टरवाद शब्द का अर्थ है कि मुख्य विचारधारा से खिलाफ जाकर लोग बह रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि इसके आंकड़े हमारे पास हैं कि युवाओं को रिक्रूट किया जा रहा है, जिसके लिए 500 वेबसाइट है जो ये काम करती है, जिसका बाकायदा मॉड्यूल है जिसमें ये स्टेट वाइज काम करते हैं और फिर वो परोक्ष रूप से शामिल होने लगता है। जीएस वाजपेयी के अनुसार पहले हम इस समस्या को मानते नहीं थे, अब जब मानने लगे हैं इसके लिए डेटाबेस बनाया जाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राज्यों की है। प्लान ऑफ एक्शन बनाया जा सके। कानून में कट्टरता को परिभाषित नहीं किया गया है। कट्टरवाद किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, इसलिए इसे परिभाषित किया जा सके, ये भी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है। और ये कहना है जीएस वाजपेयी का, जो कि इस अध्ययन को करने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन में ही यह अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और जेके में अध्ययन करेंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्य जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल में भी अध्ययन किया जाएगा और वहां पर जाएंगे। इसके लिए आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे अहम यूएपीए एक्ट है, जिसमें कई संशोधन कुछ समय पहले किए गए हैं और अभी भी और कुछ संशोधन करने की जरूरत है। ये तमाम बातें जीएस वाजपेयी के द्वारा कही गई हैं और उनका ये भी मानना है कि पूरी प्रक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कट्टरवाद को रोका जा सकता है ताकि उसकी चेन को ब्रेक किया जा सके
और उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को शिक्षा या रोजगार के कारण मुख्य धारा में लाया जा सकता है तो उसके लिए भी सरकार के आगे प्रपोजल रखा जाएगा, बात की जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि आखिर कट्टरवाद इतना क्यों बढ़ रहा है। सरकार चाहती है कि क्राइम घटित होने से पहले उस पर रोक लगाई जाए और उसी के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं ये अध्ययन करवा रही है। तो ये अहम जानकारी कट्टरवाद से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत में कट्टरवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ऐसे में सरकार को भी चिंता है और सरकार ने इसके लिए अध्ययन को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने पहली बार भारत में कट्टरता की स्थिति पर एक शोध अध्ययन को मंजूरी दी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी के निदेशक GS वाजपेयी के नेतृत्व में यह शोध अध्ययन किया जाना है। और इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता उमाशंकर पांडे जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। उमाशंकर जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। गृह मंत्रालय ने देश में पहली बार कट्टरवाद के विषय पर अध्ययन करने की अनुमति दी है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, पहले भी गृह मंत्रालय ने कट्टरवाद पर तमाम सारी चिंताएं और तमाम सारी बातें की हैं और ये आजादी के साथ ही शुरू हो गई थी। आप सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस पे बैन क्यों लगाया था और क्या कहते हुए लगाया था। उन्होंने ये कहते हुए बैन लगाया था कि आरएसएस की नीतियां इस देश के लिए जहर के समान हैं। ये कहते हुए उन्होंने बैन लगाया था। तो आज फिर अगर गृह मंत्रालय को ये लगता है कि कुछ लोगों की विचारधाराएं इस देश के गंगा जमनी तहजीब के लिए, एकता अखंडता के लिए अगर वो खतरनाक हैं, तो ये सरकार का अधिकार है। वो जांच कर सकती है, वो विचार कर सकती है, मंथन कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। हाँ, अगर ये किसी सोची समझी एक सोच के तहत किया जा रहा है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और उसके आधार पर वोट बैंक की राजनीति की जाए, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए भी और भारत की मानवता के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो अगर ईमानदारी से ये काम किया जा रहा है तो ये पहले भी होता रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और गृह मंत्रालय तमाम सारी एजेंसियों के माध्यम से लोगों पर निगाह भी रखती है, उसमें कोई गलत बात नहीं। ये रूटीन प्रक्रिया, ये कोई नया नहीं हो रहा है। जी ठीक है सर, आपको लग रहा है कि फिलहाल यूएपीए में संशोधन की आवश्यकता है? जी, आपसे जानना चाहती हूं कि सर आपके हिसाब से, आपके दृष्टिकोण से क्या यूएपीए में अभी संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए, मैंने आपको कहा कि इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतने सारे नियम और कानून हैं कि जिनके आधार पर देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक किसी भी चीज को कभी भी रोका जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तमाम ऐसे पावर गृह मंत्रालय के पास हैं, वो कभी भी कुछ भी करवाने के लिए सक्षम होती है। तो सरकार को अगर लगता है कि वो कहीं कोई संशोधन करके कुछ और कर सकती है और उससे जो है वो जरूरी हो गया है, तो इस पे वो गृह मंत्रालय को निर्णय लेना है। हमें उसमें कुछ नहीं कहना है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता 1947 से लेके जब तक हमारी सरकारें रही हैं 2014 तक, वो अक्षुण्ण रही हैं और गंगा जमनी तहजीब के साथ देश का हर नागरिक एकजुट भी रहा है। लेकिन मौजूदा जो परिवेश चल रहा है, इसमें सरकार ईमानदारी से फैसले लेते हुए नहीं दिख रही है। उसका एक टारगेट है कि किस तरीके से धर्म विशेष के लोग आपस में नफरत करें, आपस में जहर भाव को महसूस करें, और ये जहर भाव और नफरत अगर चलता रहेगा तो उनका राजनीतिक दुकान भी चलता रहेगा। अगर इस तो लिहाज से सर ये कुछ उमाशंकर जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी धर्म विशेष तक ही इस अध्ययन को सीमित कर दिया जाएगा? सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या कट्टरवाद को एक धर्म विशेष तक ही सीमित करने की यहाँ योजना बनाई जा रही है? कट्टरवाद धर्म विशेष से जुड़ा नहीं होता है। कट्टरवाद जो है वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए मैंने आज शुरुआत ही यहाँ से की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब अपने स्वार्थ की खेती के लिए जहर की फसल बोना आरंभ किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको बैन कर दिया था, और एक बार नहीं 2 बार बैन कर दिया था। बाद में वो शर्तों के साथ आए थे, और उन शर्तों में एक शर्त ये भी शामिल था
वो ऐसी गतिविधियां बंद करेंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि वो तिरंगे का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आरएसएस के साथ ये 3 पॉइंट पर समझौते हुए थे, उसके बाद आरएसएस से बैन हटा था। तो वो हिंदू धर्म में भी कट्टरता हो सकती है, जैसा कि आरएसएस हिंदू धर्म के नाम पर करती है, जबकि वास्तव में हिंदू धर्म वो प्रेम और सहिष्णुता का धर्म है। हम सब उससे जुड़े, हमारी आस्था है उसमें, लेकिन आरएसएस उसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे ही इस्लाम में भी कट्टर लोग हो सकते हैं जो अपने स्वार्थ की दुकान चलाते हैं। आप देख लिए हाफिज सईद से लेके अजहर मसूद तक तमाम ये कट्टरवादी संगठन ही तो हैं, आतंकवादी संगठन। ये सब इस्लाम के नाम पर कट्टरवादिता ही तो करते हैं। उमाशंकर जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो देश में आए दिन कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है, जिससे देश के युवा गुमराह होकर गलत रास्ते पर अख्तियार हो रहे हैं, और इसके लिए अब गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने चिंतित होकर कट्टरता की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन को मंजूरी दी है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी की शुरुआत में देश को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का पहला लॉट मिल सकता है। भारत में 4 दवा कंपनियां अपने टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे या तीसरे चरण में हैं। टीके की खेप मिलने और टीकाकरण शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि देश भर में कोरोना के कुल मामले 90 लाख पर चले गए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 85 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में 4.5 लाख के करीब मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, नगर पालिका के कार्यकर्ताओं से की जाएगी। केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग को मंजूरी दे सकती है। इसे ब्रिटेन में मंजूरी मिल सकती है। भारत सरकार भी SII को मंजूरी देगी। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक भारत सरकार बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीदेगी। ऐसे में सरकार की ओर से कीमत में समझौता किया गया है।
2 शॉट वैक्सीन के लिए 500 से 600 रुपए देने होंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठेंगे। बैठक में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। देश में वैक्सीन बनाने वाली 4 कंपनियां क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण पर है, इसलिए बैठक में वैक्सीन वितरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मंगलवार को लगातार 2 बैठक कर सकते हैं। पहली बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा जहां मौजूदा समय में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता रत्नाकर सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जनवरी के अंत तक या फरवरी की शुरुआत में देश को कोरोना की वैक्सीन और टीका मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले बात मैं ये कहूंगा कि जो ये वैक्सीन आने की खबर है ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अभी भी वैक्सीन आने में मुझे जितना लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम जाएगा और हाँ, लेकिन ये अगर वैक्सीन आ जाती है तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी राहत खबर है। परंतु सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के सामने ये है कि हमारी 130 करोड़ की जनता है। 130 करोड़ जनता को वैक्सीन देने के लिए 260 करोड़ वैक्सीन चाहिए और 260 करोड़ वैक्सीन जो है यह किस तरह से और भारत सरकार कितना उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है या मंगा सकती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आज देश के सामने खड़ा है। क्योंकि वैक्सीन तो बन जाएगा, वैक्सीन आ भी जाएगा, लेकिन वैक्सीन आम आदमी तक पहुंचेगा कब और कितने टाइम में, कि हमारी जनसंख्या बहुत आयात है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश में हर व्यक्ति के पास वैक्सीन पहुंचना ये एक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसको भारत सरकार इस चैलेंज को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती है तो यह अच्छी चीज है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन करके देश को बिना अदूरदर्शिता जो प्रधानमंत्री ने साबित किया है, कहीं उसी तरह से ये वैक्सीन के मामले में भी इनकी जो है अदूरदर्शिता साबित न हो जाए और जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा मतलब मीटिंग कर रहे हैं या जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसका हस्र कहीं लॉकडाउन की तरह ना हो जाए जो कम्प्लीटली फेल हो जाए, इस तरह का ना हो जाए। डर यही है। सर, मंगलवार से प्रधानमंत्री जो है 2 दिवसीय बैठक भी करने वाले हैं। वर्चुअल मीटिंग होंगी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। तो क्या उम्मीद लग रही है, ये बैठक क्यों की जा रही है? अभी कोरोना की स्थिति जो एक बार फिर से खराब हो रही है उसके लिए ये बैठक हो रही है, या फिर टीका किस तरह से वितरित किया जाएगा, क्या कुछ आगे की प्लानिंग हो सकती है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? बैठक के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बैठक हो रही है तो कहीं न कहीं कोरोना के मुद्दे पे ही हो रही है। और जिस तरह से आप देख रही हैं, दिल्ली हुआ या फिर अन्य प्रदेश हुआ, वहाँ पे कोरोना ये ठंड की वजह से जो है काफी फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर उसको किस तरह से कोरोना को कम किया जा सकता है, कौन कौन से शहर में ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं वहाँ पे सिटी वाइज लॉकडाउन किया जा सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस तरह की चर्चा बैठक में प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किए होंगे। सर, उम्मीद लग रही है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की राह पर देश जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में हालात काफी खराब हो गए हैं, महाराष्ट्र में भी स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार फिर से कोरोना की दूसरी या तीसरी लहर ने प्रवेश कर लिया है। तो क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की राह पर जाता हुआ दिख सकता है, चाहे आंशिक रूप से ही क्यों ना हो? देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं बाइडेन जी, उन्होंने अपने देश में कहा है कि हम संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम पूरी तरह बंद नहीं करने जा रहे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी यह सोचना चाहिए, क्योंकि पिछली बार यह गलती कर चुके हैं कि उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को यह सोचना है कि यह लॉकडाउन किस तरह से प्लान्ड वे में करें ताकि जिसको अर्थव्यवस्था को कम से कम नुकसान पहुंचे और लोग जो है सुचारू रूप से अपनी जीविका चालू रखें। और ये लॉकडाउन ऐसा लग रहा है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोरोना का असर बढ़ने वाला है,
इसलिए सरकार को पहले से ही सचेत होकर इस पे प्लान्ड वे में काम करना चाहिए। तो सर माना क्या जाए, जब कोरोना का प्रभाव कम होने लगा था देश में तो तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो ये सोचकर बैठ गई थी कि अब तो कोरोना चला गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अचानक से जब कोरोना की वापस से लहर आना शुरू हुई है तो सब हड़बड़ा रहे हैं, यानी कि सरकारें तो लापरवाह हो ही गई थी, जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो गई थी देश की। देखिए, इसमें जनता को भी मैं मेरा अपील करना चाहूंगा कि कोरोना एक भयावह बीमारी रही है और है भी अभी भी, इसलिए सभी लोग को इसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है और जितनी सावधानी हो सके उतनी सावधानी बरतें, इसको हल्के में न लें, क्योंकि रोज आप देखेंगे तो मौतें हो रही हैं और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का यूज, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज, फिजिकल डिस्टेंसिंग का यूज करते रहना चाहिए। मैं जनता से मेरा यही अपील है और ये मान कर नहीं बैठना चाहिए कि कोरोना इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे अनुमान से अभी कोरोना का असर आगे करीब 1 साल तक रहने वाला है। सर वैक्सीन के टीकाकरण पर अगर बात कर लें तो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले वैक्सीन लगाने की शुरुआत फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं उनसे की जाएगी। अब अगर जनता की बात कर ले तो क्या मुफ्त में ही दी जाएगी जनता को वैक्सीन? हालांकि मेरा ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से होना चाहिए था, लेकिन मैं विपक्ष के नाते आपसे पूछना चाहूंगी, क्या जनता को मुफ्त में ये वैक्सीन मिलेगी? क्योंकि बिहार वासियों को तो मुफ्त में मिलने वाली है, बाकी के राज्यों का क्या? देखिए क्या होता है, आपने एक राज्य में इलेक्शन था, वहां पे आपने वादा कर दिया कि यहाँ पे फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, तो दूसरे प्रदेश के वासी भी आप ही की सरकार के अंडर में आते हैं तो वो भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे भी फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार इस पे दोहरा नीति अपनाती है, जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पे फ्री वैक्सीन देती है और दूसरे राज्यों में नहीं देती है, तो यह सरकार की जो है निकम्मेपन को जाहिर करेगा और कुछ नहीं है। वो मतलब व्यक्तिगत राजनीतिक फायदे के लिए अगर सरकार इस तरह से करेगी तो यह राजनीतिक होगा। इसमें जनता को देखा जाए, अगर एक राज्य में फ्री वैक्सीन मिलता है तो दूसरे राज्य में भी जनता को फ्री वैक्सीन मिलना चाहिए। तो राज्य सरकारें भी तो अपने राज्य की जनता को ये दे सकती हैं राहत कि वो ही पूरा खर्चा अगर वहन कर लें तो जनता को वो भी दे सकती हैं फ्री में। राज्य सरकारों के पास भी एक कॉल तो है ही, ऐसा मानना है। लेकिन केंद्र सरकार अभी जीएसटी के पैसा, जैसे महाराष्ट्र में ही ले लीजिए 22,000 करोड़ अभी जीएसटी के पैसा बाकी है, वो जीएसटी के पैसा अभी केंद्र सरकार दे नहीं पाई है, तो राज्य सरकार अभी कहीं न कहीं निर्भर है केंद्र सरकार के पैसों पे। अगर केंद्र सरकार उनको पैसा रिलीज करती है तो राज्य सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, ऐसा मेरी अपेक्षा है। और कांग्रेस शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो वहां पर उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम रेट में कोरोना की वैक्सीन और टीका दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेश में जनता को जितना अधिक से अधिक राहत दिया जा सकता है हमारी सरकार जरूर करेगी, क्योंकि हम लोग जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के लिए काम करने वाले हैं। हम चुनावी फायदे के लिए कहीं पे कोई घोषणा नहीं करते हैं। हम चुनाव रहे या न रहे, हम जनता को पूरी राहत देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत की खबर सामने आई है। जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में देश को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का पहला लॉट मिल सकता है। भारत में 4 दवा कंपनियां अपने टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे या तीसरे चरण में है। टीके की खेप मिलने और टीकाकरण शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना की स्थिति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जानकारी दे दें कि देश भर में कोरोना के कुल मामले अब 90 लाख को पार कर चुके हैं। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली सरकार ने सोमवार को कोरोना वायरस दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर पश्चिमी दिल्ली के जिलों के पंजाबी बाग और नांगलोई क्षेत्र में 2 बाजारों को बंद करने का अपना आदेश वापस ले लिया है। डीएम कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये दोनों बाजार 30 नवंबर तक बंद रहने वाले थे, लेकिन अब ये नहीं रहेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश वापस ले लिया गया है। शुक्ल बाजार मार्केट एसोसिएशन नांगलोई मार्केट के महासचिव सुभाष बिंदल ने कहा कि बाजार को सील करना गलत था, यहाँ सभी मानदंडों का पालन किया जा रहा था। उन्होंने बाजार के पास मुख्य सड़क पर भीड़ के आधार पर इसे सील कर दिया था। कल रात आदेश वापस ले लिया गया। इससे पहले रविवार को पश्चिमी जिला के अतिरिक्त जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट नांगलोई को बंद करने का आदेश दिया गया। आपदा प्रबंधन एक्ट में मिले अधिकार के तहत इस बाजार को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दिवाली के समय में भी यहाँ पर भीड़ हो रही थी, तब हमें लगा कि त्योहार का समय है, मगर अब त्योहार बीत चुका है, लेकिन फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बताते चलें कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जरूरत पड़ने पर बाजारों को बंद करने का निर्णय लिया था। मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। वहां अभी तक मंजूरी तो नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिकारी कड़े फैसले ले रहे हैं। अधिकारियों की माने तो यह बाजार वैसे भी अवैध तरीके से लगता है। कोविड संक्रमण न फैले इसलिए यह फैसला किया गया। तो दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 6,746 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में कुल 121 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच कोरोना से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन पर दिल्ली के 2 बाजारों को बंद करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, आखिर एक ही दिन में आदेश क्यों वापस ले लिया गया? 2 बाजार जिन्हें सील कर दिया गया था उसे हटाने का फैसला लिया क्यों गया है? केजरीवाल सरकार की ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि पहले फैसला लेते हैं और उसके बाद खुद ही यू टर्न ले लेते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो करोड़ों पिछड़ की गिनती बढ़ रही है, तो उसको लेकर ही जो बाजारों को सील करने की वजह से नागलोई के जो बाजार थे उनको 2 बाजारों को सील किया गया था। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो बाजारों के अंदर दुकानें लगाते थे, यानी जो गरीब लोग थे, उनके बारे में शायद सोचकर ये फैसला वापस लिया गया है। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर इसी तरीके के फैसले वापस लेती रहेगी दिल्ली सरकार, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को और दिल्ली की सरकार को दोनों को मुश्किलें आएंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेशेंट की गिनती बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। मगर दिल्ली सरकार कड़े कदम जरूर ले रही है, मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर कितने बड़े कदम हैं वो विफल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वजह कुछ पता चली है राजीव की आखिर दोनों फैसले वापस क्यों लिए गए? जो बाजारों को बंद करने का निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को वापस क्यों लिया सरकार ने? देखिए, बिल्कुल
जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो दो बड़े बाजारों को बंद करने के बाद और उनको खोलने की परमिशन दोबारा से दे दी है, कि जो अपना फैसला था उन्होंने वापस लिया। वापस लेने की जो वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही है, मगर हाँ जानकारी जो ये मिल पा रही है कि गरीब लोग जो थे, जो उसमें दुकानें चलाते थे या फिर पटरी बाजार लगाते थे, उनकी वजह से ही उन्होंने फैसला वापस लिया। मगर अभी औपचारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि उन बाजारों को वापस, जो उनका फैसला था वो वापस लेने का रीजन क्या था। मगर कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से दिल्ली सरकार वापस लेती रहेगी अपने फैसलों को, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएगी। मगर उस दिक्कतों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, यहाँ तक दिल्ली पुलिस को भी कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। जी। और राजीव, जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र को पत्र लिखा गया है कि हम मार्केट बंद कर देते हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाया है। इसलिए स्थानीय स्तर पर ही अब जो अधिकारी हैं वो कड़े फैसले ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगाई और गुहार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। पर वो बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार कड़े कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर जरूर है, यहाँ तक कि खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने बड़े बड़े कदम उठाने हैं और जनता को किस तरीके से समझाना है। तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार करेगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार खुद पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हम अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग और यानी कि कोरोना पेशेंट की गिनती को रफ्तार लगाम लगा सकते हैं। मगर कहीं ना बिल्कुल राजीव, लौट रही हूँ आपके पास। आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आम आदमी पार्टी से हरपाल चीमा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरपाल चीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका। सर, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। दिल्ली सरकार ने पहले तो आदेश दिया कि हम नांगलोई के दोनों बाजारों को बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, क्योंकि यहाँ काफी भीड़ हो रही थी। उसके बाद एक दिन के भीतर ही अपने आदेश को वापस ले लिया गया। वजह क्या है सर? देखिए, मेरे को अभी तक अपडेट नहीं है, पर लेकिन जितनी मेरे को जानकारी है, कोई वहाँ पे दिल्ली में कोई भी जो है कर्फ्यू नहीं लग रहा, कोई भी लॉकडाउन नहीं हो रहा, इतना मेरे को पता है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं कि केस बढ़ रहे हैं, पर लेकिन सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास अब पूरे जो है अस्पतालों का पूरा प्रबंध है, हॉस्पिटल्स का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो आबादी है, जो बहुत ज्यादा वो उसकी संघनी आबादी है, उसमें इसलिए ज्यादा स्ट्राइक हो रहा है। पर लेकिन जब बड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा रही बात कर्फ्यू लगाने की और लॉकडाउन लगाने की, ये बिल्कुल नहीं हो रहा अभी तक। तो सर, ये नौबत क्यों आ गई कि इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं कि फिर से बेड की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, मास्क पर चालान 2000 रुपए करना पड़ रहा है? ऐसी नौबत ही क्यों आन पड़ी? क्या आम आदमी पार्टी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लापरवाह हो गई थी? उन्होंने ये समझ लिया था कि अब तो कोरोना चला गया है और अब फिर से इसकी दूसरी वेव नहीं आ सकती? भाई सर, मास्क पहनने में तो पूरे संसार में ऑर्डर जारी हुए हैं। मास्क पहनने से कौन रुकता? मास्क तो पहनने से सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डर जारी किया हुआ है, पूरे देश में ऑर्डर जारी हुआ है। हर एक आदमी जो भी सड़क पे चलता है वो मास्क पहने। सो कहीं ना कहीं मास्क पहनने के लिए, तो मास्क जब पहनेंगे तभी इस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है ना, तभी ये बीमारी रुक सकती है ना। सवाल ये था कि ऐसी नौबत ही क्यों आ गई, इस तरीके से स्थिति क्यों खराब हो गई? मैं बस ये जानना चाह रही थी, समझना चाह रही थी कि दिल्ली में स्थितियां इतनी खराब होने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, जब इसमें कोई शक नहीं कि केस बढ़ रहे हैं, जब केस बढ़ रहे हैं तो लोगों को थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। पर लेकिन मैं समझता हूँ कि स्थिति जो है वो बड़ी काबू में है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं हरपाल जी, आप कैसे कह सकते हैं कि स्थिति काबू में है? सर, 6 दिन में 678 लोगों की मौत हो गई है दिल्ली में कोरोना से, और इसके बाद आप कह रहे हैं कि स्थिति काबू में है। रोजाना कितने लोग मर रहे हैं? आप देखिए, पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की मौत हो गई है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्थिति काबू में है। सर देखिए, वहाँ पे पूरी नजर जो है, सरकार की पूरी नजर कोरोना को लेके है। पूरे प्रबंध जो किए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 24 घंटे ध्यान दे रहे हैं, और पूरे प्रबंध, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं हो रहा कि ये हॉस्पिटल की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है ना। और वहाँ पे पूरा प्रबंध है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है। क्या सरकार को जागते जागते देर हो गई? आप कह रहे हैं कि प्रबंध है, वो चलिए हम भी मान लेते हैं कि हाँ अब प्रबंध है, लेकिन ये प्रबंध तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। क्या सरकार सो गई थी? सरकार को देर हो गई है जागने में, इसलिए अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं। मृत्यु दर की तो बात आप मान रहे हैं ना सर, कि मृत्यु दर वहां पर काफी ज्यादा है। दिल्ली में मृत्यु दर जिस तरह से तेजी से ऊपर जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
आप बात को बढ़ा चढ़ा के मत पेश कीजिए। बड़ा सिचुएशन जो है काबू में है। नहीं सर, हो सकता है आपके लिए ये छोटी बात हो कि 6 दिन में 600 से ज्यादा लोग मर गए, आपके लिए छोटी बात हो सकती है सर। आप दिल्ली में सरकार में हैं तो आपके लिए तो 600 लोगों का जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। से हमारा संपर्क टूट गया है, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है क्योंकि उनके हिसाब से दिल्ली में स्थिति काबू में है। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि दिल्ली में स्थिति जो है वो काबू में है, हम बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं जागी हुई है और कहीं ना कहीं कड़े कदम उठा रही है, मगर धरातल की बात करें तो धरातल पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार का है, दावे जरूर कर रही है मगर दावे कहीं ना कहीं धरातल पर जीरो नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो बड़े बाजार है दिल्ली के अंदर, यानी सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, या फिर और जो बड़े बाजार है, वहां पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। सिर्फ दिल्ली सरकार के गाइडलाइन जरूर बनी है, मगर गाइडलाइन खुद नेता भी मानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 600 लोगों का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर ये सोचते जरूर है ये कि हम लोग नेता हैं तो कहीं ना कहीं हमें वायरस नहीं होगा या जनता को होगा, जनता कहीं ना कहीं अवेयरनेस कर रही है तो सर जनता को नुकसान होने वाला है। मगर ये शायद गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, उसके बाद ही दिल्ली सरकार जागी है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी नहीं पड़ती। जी, तो क्या मान लिया जाए कि सरकार खुद ही चेती नहीं थी और अब जाकर चेत रही है और काफी देर हो गई है? क्योंकि उनके प्रवक्ता और नेताओं की भाषा से तो यही लगता है कि दिल्ली में कुछ खराब है नहीं, सब कुछ सही है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये भी है कि सुबह आदेश जारी कर रहे हैं कि दोनों मार्केट सील कर दिया और दिन होते होते अपना आदेश वापस ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार बेशक कितने दावे भी कर ले, कुछ भी कर ले, मगर कहीं ना कहीं धरातल पर जीरो नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर जी ये सोचते हैं कि दिल्ली के जनता कहीं ना कहीं जागरूक है और कोरोना पेशेंटों की गिनती पर लगाम लग चुकी है, वो उनकी गलतफहमी थी। और कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीधे सीधे जब तक हम जगाएंगे नहीं तो क्या आप जागेंगे नहीं, और जागते भी हैं तो कछुए की चाल चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार आप दावे कर रही है मगर दावे अभी भी धरातल पर जीरो नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोशिश के साथ साथ कोशिश बेकार नजर आ रही है। और ग्राउंड लेवल की बात करें, यानी कि जीरो नीचे ग्राउंड लेवल की बात करें, तो जनता आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। बेशक तमाम दावे कर ले दिल्ली सरकार, मगर दिल्ली सरकार खुद जानती है कि उसके दावे कितने सच्चे हैं। जी राजीव, बताया जा रहा है कि नांगलोई के जो ये बाजार लगते हैं वो अवैध रूप से लगते हैं और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हमेशा से ही जमा रहती है। कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में अवैध रूप से यहाँ पर दुकानें लगाई जाती हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली के अंदर जो तमाम छोटे बाजार हैं, साप्ताहिक बाजार हैं, ये सब इलीगल लगाए जाते हैं। ये एमसीडी की मिली भगत से लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत से लगाए जाते हैं। और जो बड़े नेता होते हैं, यानी कि जो इलाके के वार्ड के अध्यक्ष होते हैं या फिर निगम पार्षद होते हैं, ये सब इनकी मिला भगत से ही होता है सब कुछ। मगर ये लोग अपने आप को सख्ती से पालन करें या फिर कहें लोगों को इस तरीके की कार्रवाई ना करने दें, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके के बाजार इलीगल के साथ साथ वो रुक भी सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं लीपापोती करते हैं। और सही ना, एक चीज और जरूर है इसके अंदर कि तमाम जो नेता हुए या पुलिस वाले हैं या फिर कहे निगम के जो कर्मचारी हैं, वो सब अपनी जेब के बारे में सोचते हैं, ना कि किसी और के बारे में। जी, और रविवार यानी कि कल ही जो तस्वीरें हमने दिखाई थी एक मार्केट की जहां पर साड़ी की दुकान के बाहर जो है जमकर भीड़ हो रही थी, क्या उन तस्वीरों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? क्या संज्ञान में लिया है स्थानीय प्रशासन ने उन तस्वीरों को? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो हमने चांदनी चौक की वीडियो दिखाई थी, यानी कि जो जिस अरुण साड़ी वाले की दुकान के अंदर जो भीड़ थी, वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता था। क्योंकि इस वक्त भी कोरोना काल चल रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार सख्ती के मूड में है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस साड़ी की दुकान पे जो भीड़ देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता था कि प्रशासन आज भी सोया हुआ है और दिल्ली पुलिस भी सोई हुई है। यहाँ तक कि जो मास्क के लिए, जुर्माने के लिए जो सिविल डिफेंस के लोग लगाए गए हैं, वो तक गायब थे। तो कहीं ना कहीं इतनी भीड़ बिल्कुल राजीव, लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल बीजेपी से पंकज जोशी जी भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। दिल्ली में जिस तरह से मृत्यु दर तेजी से ऊपर जा रही है, इसको लेकर कितनी चिंतित केंद्र सरकार है? और सबसे बड़ी बात है, कब तक इस पर रोक लग पाएगी? कब जाकर ये मृत्यु दर का आंकड़ा जो ऊपर जा रहा है वो थमेगा? देखिए, पहले भी जब दिल्ली के अंदर ये हालात बने थे, तब जो है खुद गृह मंत्री ने जो है वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलकर के जो है सारी चीजों को जायजा लिया और उसको काबू में करने की पूरे प्रयास किए और काबू में आया भी। लेकिन फिर वही जो हालत दोबारा बने, जिस तरीके से छूट दी गई, जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन द्वारा छूट दी गई, लगातार जिस तरीके से जांचों का, जो सबसे बड़ी परेशानी इसके अंदर जो है जांचों को कम करना है। क्योंकि जितनी जांच ज्यादा होंगी उतनी ही जो है जाकर के जो है पेशेंट्स लोग बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव पेशेंट्स बाहर आएंगे और कम होंगे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं, जहां पर सरकार विपक्षी सरकारें हैं, वहां कहीं ना कहीं जांचों को कम करके इस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीमारी है ये बहुत छोटी नहीं है
लगातार केंद्र सरकार इस पे जो है गाइडलाइंस जारी कर रही है। कम से कम जो स्थानीय सरकार है उनको मिलकर के जो है इन दोनों को मिलकर के इस पे काबू पाना चाहिए। तो केंद्र सरकार इसमें सतत प्रयासरत है। आप देखेंगे तो जयपुर के अंदर भी जब टोटल अभी जो है परसों जो है 25 वेंटिलेटर जब हालात बड़े भयावह हो गए थे राजस्थान के, तो 25 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने इमीडिएटली जो है ट्रांसफर करके राजस्थान सरकार को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं वो लापरवाह हो गई थी, यही एक बड़ा कारण है। और दिल्ली की स्थिति में तो देखिए सर, थोड़ी देर पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हरपाल सिंह चीमा जी जुड़े थे। उनका कहना है कि मीडिया सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, दिल्ली में स्थिति जो है वो काबू में है। और मृत्यु दर को लेकर भी उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा मृत्यु दर नहीं है जितना मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए इसमें आम आदमी पार्टी से कोई पार्टी हो, लेकिन कोई भी मीडिया नहीं चाहता कि देश की स्थितियां खराब हो, कोई भी आदमी की जान जाए, कोई नहीं चाहता, किसी भी रूप में नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ सब अपने अपने प्रति जो है चीज के ऊपर दायित्ववान है। और मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को बजाय इन चीजों को करने के कि हम किसी के ऊपर थोपे, हमें कम से कम जांच बढ़ानी चाहिए, इस पे काबू पाना चाहिए और आम जनता ठीक है, को जांच बढ़ानी, आपकी बात इसके सही है, अंदर। आपकी बात सही है पंकज जी, जांच तो बढ़ानी चाहिए, तमाम जो गाइडलाइंस है वो भी देनी चाहिए, पालन करवाना चाहिए। लेकिन इन तस्वीरों का क्या करें जो रोजाना दिल्ली से सामने आ रही हैं, मार्केट में जो ये हमेशा इतनी भीड़ रहती है, ये तस्वीरें भी तो देखनी चाहिए दिल्ली सरकार को। हम थोप नहीं रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो साक्षात दिख रहा है उसको प्रमाण की जरूरत कहां पर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए मैं यही कर रहा हूँ ना कि सरकार को चीज देखनी चाहिए कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से बाजारों में भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग पे पालना नहीं की जा रही है, तो इसका जो है राज्य सरकार को पालना करानी चाहिए भाई कि आप लोग बाहर कम निकलें, लोगों को बाहर निकलने के लिए पाबंद किया जाए और जो भी स्टेप हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए सर्दी का टाइम है, लगातार जो है केंद्र सरकार जो है सचेत कर रही है, WHO जो है सतर्क कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ध्यान नहीं दें और केवल इन बातों पर ध्यान दें कि वो लोग बड़ा चढ़ा कह रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल क्लियर बात है कि ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं उन चीजों पे कंट्रोल इमीडिएटली होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े। राजीव, आखिरी सवाल आपसे है, आप फटाफट से बता दीजिए कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति कह रही है। देखिए मार्केट को सील करने का तो फैसला वापस ले लिया गया है, लेकिन नांगलोई के दोनों जो ये मार्केट है वहां पर अभी स्थिति किस प्रकार की है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मार्केटों का जो फैसला दिल्ली सरकार ने वापस लिया था वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए जरूर फायदेमंद था, क्योंकि जो मजदूर लोग जो या फिर कहीं जो छोटी मोटी दुकानें लगाते तो उनके लिए फायदेमंद था, मगर कहीं ना कहीं इससे जनता का ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, तमाम मार्केटों के अंदर जाके देखें तो वही नजारा है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि लोग जो मास्क लगा रहे हैं सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं कि 2000 रुपए का जुर्माना ना हो, मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। दिल्ली सरकार को भी समझना होगा और दिल्ली की पुलिस जो है यानी उनको भी समझना होगा, क्योंकि जब तक सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा इसी तरीके की वीडियो सामने आती रहेंगी, इसी तरीके के दृश्य सामने आते रहेंगे और दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं लास्ट में शायद पछताना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले सुबह ये फैसला लिया था कि नांगलोई के दोनों मार्केटों को सील कर दिया जाएगा 30 नवंबर तक के लिए, लेकिन दिन होते होते उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया है और उसके बाद से ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये फैसला वापस क्यों लिया गया, क्या सरकार जो है दबाव में आ गई है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वासी जागरूक हों और इस तरह की भीड़ ना लगाएं और तमाम जो गाइडलाइन दी जा रही है उनका पालन करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के रुड़की में भूमाफिया अब नदियों को भी अपने कब्जे में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। हद तो यह है कि नदी के बिल्कुल किनारे पर कई कॉलोनियां काट डाली गई हैं और उन्हें अब ऊंचे दामों पर प्लॉटिंग करके बेचा भी जा रहा है। वहीं नदी की ही रेत उठवाकर उस कॉलोनी का भराव भी किया जा रहा है। यह भूमाफिया राजनीतिक शरण लेकर अधिकारियों पर भी अपने अवैध कार्य में शामिल होने का दबाव बनाते रहते हैं। हाईकोर्ट का आदेश है कि नदियों से कम 200 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है, पर भूमाफिया बिल्कुल नदी के किनारे ही कॉलोनी काटकर अनजान लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं। एक भूमाफिया ने तो नदी के पिचिंग को भी अपनी कॉलोनी में शामिल कर लिया है। ऐसा काम हुआ है, उस पर हम अपने स्टाफ के थ्रू उसकी पैमाइश कराएंगे और हमें अगर पाया जाता है कि वहाँ पे गलत तरीके से कॉलोनी काटी गई है तो उस काम को रुकवाया जाएगा और जो भी दोषी हैं उन्हें जो भी सज़ा है वो दिलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि रुड़की का ये मामला है जहां भूमाफिया अब नदियों को भी अपने कब्जे में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। हद तो यह है कि नदी के बिल्कुल किनारे पर कई कॉलोनियां काट डाली गई हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर प्लॉटिंग करके बेचा भी जा रहा है। वहीं नदी की ही रेत उठवाकर उस कॉलोनी का भराव भी किया जा रहा है। यह भूमाफिया राजनीतिक शरण लेकर अधिकारियों पर भी अपने अवैध कार्य में शामिल होने का दबाव बनाते रहते हैं। हाईकोर्ट का यह आदेश है कि नदियों से कम 200 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है, पर भूमाफिया बिल्कुल नदी के किनारे ही कॉलोनी काटकर अनजान लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ रुड़की से हमारे संवाददाता अरशद हुसैन इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अरशद, आपसे जानकारी चाहेंगे। रुड़की में भूमाफिया काफी सक्रिय हैं और अब देखा जा रहा है कि नदियों के किनारे ही प्लॉटिंग की जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर सोलानी रतनऊ नदी है और उसी के किनारे पर काफी ऐसे लोगों ने प्लॉट काट दिए हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि 200 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण कार्य होना चाहिए, पर अगर इन भूमाफियाओं की बात की जाए तो बिल्कुल पिचिंग भी, जो नदी की पिचिंग होती है, उसको भी इन्होंने अपने एरिया में ले लिया है और उसमें भी प्लॉटिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर बात की जाए तो अधिकारियों की मिलीभगत इसमें मानी जाएगी। वहीं राजनीतिक संरक्षण में भी ये लोग रह रहे हैं और कहीं ना कहीं इस कार्य को कर रहे हैं। और हद तब हो जाती है जब उसी नदी का बालू निकालकर उसी नदी का भराव, उन प्लॉटों का भराव कर दिया जाता है ताकि उनको बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है जो कि इनके द्वारा किया जा रहा है, पर इसमें प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मौन नजर आ रही है, क्योंकि अधिकतर ऐसे प्लॉट के मालिक हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और सत्ताधारी पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। जी, तो जब अगर अधिकारियों की मिलीभगत है और राजनीतिक संरक्षण इन भूमाफियाओं को प्राप्त है तो ऐसे में कार्रवाई कौन करेगा अरशद? ये तो बड़ा सवाल है। फिर इस तरह से भूमाफिया लगातार सक्रिय होते जाएंगे और प्राकृतिक संपदा को इस तरह से हानि पहुंचाएंगे तो इन पर कार्रवाई कैसे होगी? बिल्कुल, बड़ा संगीन मामला सामने आया है। हमने जहां पर जाकर अपनी कवरेज भी की है और फिर तहसीलदार से भी इस मामले में हमने जानकारी चाही, तो उनका कहना है कि इस मामले में वो जांच करेंगे और जांच के पश्चात ही वहां पर नपाई भी करेंगे और जो भूमि नदी के एरिया में जा रही है तो उसे कहीं ना कहीं नोटिस देने का काम करेंगे। तो एक अगर बात की जाए तो सिर्फ मात्र एक कार्रवाई और जांच की बात ही कही जा रही है। हालांकि इसमें कुछ प्लॉट इन भूमाफियाओं ने पूरी तरह से बेच भी दिए थे, बेच भी चुके हैं, बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक जो उत्तराखंड की देखिए, हाईकोर्ट ने अरशद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नदियों से कम 200 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो नदी के बिल्कुल किनारे की ही तस्वीरें हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश की भी ये तो अवमानना है। हाईकोर्ट भी इसमें संज्ञान ले सकता है। बिल्कुल,
इसमें अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नदी की पिचिंग भी इन लोगों ने इन प्लॉटों के अंतर्गत ले ली है। तो अगर बात की जाए तो नदी की जो पिचिंग होती है, हालांकि अगर मैं आपको एक और बात और बता देना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले भारी वर्षा के कारण इसी नदी में इतना अधिक पानी आया था कि यहाँ पर इससे काफी दूर बनी हुई कुछ कॉलोनियां पूरी तरह से डूब गई थी, कुछ ध्वस्त हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ दिनों तक यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर बात की थी और कुछ लोगों को नोटिस भी दिए थे, पर उसके बाद ये मामला भी रफा दफा हो गया था। पर इसी तरह से अब अगर बात की जाए तो इन नदियों के किनारे बहुत अधिक प्लॉट ऐसे हो गए हैं जो कि बिल्कुल नदी के किनारे हैं और 200 मीटर की दूरी पे क्या 2 फीट की दूरी भी इनमें नहीं है। जी पहले तो ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या इसको लेकर कभी कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है किसी की तरफ से? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी या फिर सरकार के नुमाइंदों की तरफ से इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, पर इसमें कोई भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि इसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी इस तरह से एक्शन ले सकते हैं, पर शायद अभी तक कोई भी इनके बारे में सोचने को तैयार नहीं कि आखिरकार ये किस तरह से कार्य हो रहा है। वहीं अगर इन भू माफियाओं से भी बात करने का प्रयास किया जाता है या उनका वर्जन भी ले जाने की बात की जाती है तो साफ तौर पर कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं। जो तहसील के नुमाइंदे हैं उनके द्वारा उनको पूरी तरह से कागज उनके वेरीफाई किए गए हैं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है कि जो तहसील के नुमाइंदे हैं, जो तहसील के कार्यकर्ता हैं, वो सभी इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं सम्मिलित है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशद हुसैन, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो उत्तराखंड के रुड़की से ये मामला जहां बताया जा रहा है कि नदी के किनारे ही निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं और ये तमाम निर्माण कार्य भूमाफियाओं के द्वारा करवाए जा रहे हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि इस मसले पर किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।